नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीवन कौशल को। जीवन कौशल में हम लोगों ने व्यावसायिक नीति 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन कौशल में ही क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे आज अभिप्रेरणा को। सामान्य शब्दों में पहले जानने का प्रयास करते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा कोई एक ऐसी चीज है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। क्या कह सकते हैं? अभिप्रेरणा कोई एक ऐसी चीज है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी रूपांतरण जानते हैं, किस प्रकार से, किस शब्द से ये निकला है। तो अभिप्रेरणा जो है वो अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मोटिवेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है? मोटिवेशन की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। किससे हुई है? मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना या गतिशील करना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है बाहर निकालना या गतिशील करना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ परिभाषाओं को। सबसे पहली परिभाषा जो इसमें आती है वो आती है गुड की। किसकी आती है? गुड की परिभाषा आती है। गुड ने क्या कहा था? गुड ने ये कहा था अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वो है जो किसी काम, जिसकी वजह से हम कोई काम शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए अभी सुपरटेट का नोटिफिकेशन आ जाए तो आप में से जितने लोग भी कोई भी अन्य काम कर रहे होंगे सब के सब कुछ छोड़ के काहे में जुट जाएंगे? सिर्फ अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे। तो क्या है वो? क्या है हमारे लिए? एक अभिप्रेरणा है। हालांकि सबसे अच्छी अभिप्रेरणा वो होती है जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो सुपरटेट का नोटिफिकेशन आते ही क्या होगा? हमारे अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत हो जाएगा और अपने मन से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने। अब ऐसा नहीं कि एक दिन शुरुआत की फिर बंद हो गए, नहीं, फिर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता है। जारी रखने और नियमित। और क्या करेंगे? ये नहीं कि आज 4 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, फिर 1 घंटे, ऐसे नहीं, लगातार उसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे जैसे पहले दिन से कर रहे हैं। तो अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो यह गुड की परिभाषा है, बहुत बढ़िया परिभाषा है, ये सरल भी है और अच्छी भी है। इसके बाद आती है थॉमसन की परिभाषा। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा कोई एक ऐसी चीज है जो छात्र में रुचि उत्पन्न कर दे। अगर हम छात्र की रुचि अनुसार उसको कुछ पढ़ाएंगे तो निश्चित ही वो उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा और उसको अच्छे तरीके से पढ़ेगा। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एक अभिप्रेरणा जाग जाएगी, नहीं ये चीज तो हमको पढ़नी, इसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में वही चीज कोर्स पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ रुचि होती है। जैसे अगर किसी को सिविल सेवा में जाना है तो वो आर्ट साइड पढ़ने का ज्यादा प्रयास करता है कि हम आर्ट साइड पढ़े, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसी चीजें पढ़ें। या जिसकी मैथ्स अच्छी है तो वो क्या करता है? आईआईटी वगैरह की तैयारी करने का प्रयास करता है। तो थॉमसन की जो परिभाषा है वो देखा जाए तो काफी हद तक सही है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जिस क्षेत्र में छात्र की रुचि है अगर उसको वो पढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप अभिप्रेरित हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा क्या हुई? अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला हुई। ये किसने कहा था? ये कहा था थॉमसन ने। इसके बाद आते हैं मैकडूगल पर। मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अब मूल प्रवृत्ति क्या है? भूख, प्यास, काम, निद्रा क्या है? ये हमारी जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। क्या कोई बच्चे को रोना सिखाता है? जैसे ही वो पैदा होता है गला फाड़ के रोना शुरू करता है। तो ये क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति है और इसके लिए वो स्वतः भी प्रेरित है, कोई उसको प्रेरित नहीं कर रहा है। उसको भूख लगेगी वो चिल्लाएगा, उसको नींद आएगी वो अपने आप सोएगा। तो क्या है? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर, यानी कि भूख, प्यास, ये जो क्या है मूल हमारी जो प्रवृत्ति है यही हमको अभी प्रेरित कर रही है किसी काम करने को। बच्चे को सोने के लिए प्रेरित क्या कर रही है? उसकी मूल प्रवृत्ति जो निंद्रा है और उसकी भूख जो है वो उसको चिल्लाने में मजबूर करती है। अपने जो भाव है वो कैसे दिखाएगा? वो रोकर ही दिखाएगा छोटा बच्चा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ वगैरह जान लिया। उसके बाद परिभाषाएं देख ली हैं। आइए इसके बाद देखते हैं अभिप्रेरणा के कौन कौन से तत्व होते हैं। अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं अभिप्रेरणा के? अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं।
पहला तत्व क्या है? आवश्यकता। दूसरा है चालक, प्रणोद या अंतर्नोद जिसे कहेंगे। फिर है प्रोत्साहन, फिर है सबलीकरण। इंग्लिश में देख लेते हैं, नीड्स, ड्राइव, इंसेप्टिव, या इसकी जगह पे कभी कभी मोटिव भी मिल सकता है, आपको प्रेरक के नाम से मिल सकता है। तो देखते हैं, अब हमें आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हमारे पास किसी चीज की कमी हो। अगर मान लीजिए आपके पास भर भर के पैसा पड़ा है, तो क्या आप कभी नौकरी करने जाएंगे? खूब पैसा है आपके पास, कब आप कमाने जाएंगे? जब आपके पास पैसे की कमी होगी। तो मान लीजिए हमें खाने को नहीं मिला कई दिन से, तो अब हमें क्या है? भोजन की आवश्यकता है। क्या है? हमें भोजन की आवश्यकता है। और जब भोजन की आवश्यकता होगी तो हम भोजन ढूंढने कब जाएंगे? हम भोजन ढूंढने कब जाएंगे? जब हमें लगेगी भूख। क्या लगेगी हमको? हमको लगेगी भूख। अगर आपको भूख ना लगी हो तो आपके सामने कितना भी अच्छा खाना रखा जाए, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो जब आपको भूख लगेगी तब आप क्या ढूंढेंगे? भोजन ढूंढेंगे। और आवश्यकता ही क्या करती है? आवश्यकता एक प्रकार का तनाव पैदा करती है, और उस तनाव को ही हम क्या कहते हैं? चालक, प्रणोद या अंतर्नोद कहते हैं। तो आवश्यकता क्या करती है? जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती तो एक तनाव सा पैदा हो जाता है, और वही तनाव क्या बनता है? ड्राइव बनता है, जो हमको किसी काम को करने पर विवश कर देता है। और जब हम भोजन की तलाश करेंगे और हमको भोजन मिल जाएगा, क्या होगा? भोजन मिल जाएगा तो हमारी ड्राइव जो होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अब सबलीकरण क्या होता है? सबलीकरण क्या हो जाएगा? भोजन प्राप्ति को आसान बनाना। सबलीकरण क्या हो जाएगा? भोजन प्राप्ति को आसान बनाना। समझते हैं इसको जरा। देखिए, एक दिन आप विद्यालय गए और आप खाना नहीं लेके गए। हुआ कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है, 3-4 पीरियड हो गए और आपको कस के भूख लग रही है। अब आपके पास खाना नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? अपने मित्रों के पास जा रहे हैं, उनके टिफिन में से खाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको उस दिन तो खाना मिल गया, तो क्या आप कल भी आप ये सोचेंगे कि हम दोस्तों के टिफिन से खा लेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? अगले दिन अपने लिए व्यवस्था करके लाएंगे अपने डिब्बे की। और यही क्या है? भोजन प्राप्ति को आसान बनाना है। तो ये क्या हुआ? सबलीकरण हो गया। यानी कि पहले हमने क्या किया? हमें नहीं लेके गए थे, हमें भोजन की आवश्यकता हुई, हमने किसी तरीके से, और जो भोजन आवश्यकता होने क्या होगी? एक तनाव पैदा होगा, एक अंतर्नोद पैदा होगा, जो कि क्या है? भूख है। और यही भूख हमें क्या करेगी? भोजन ढूंढने में मजबूर करेगी। भोजन ढूंढ लेंगे, भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। फिर क्या होगा? अगली बार हम क्या करेंगे? सबलीकरण, जो कि हल ने दिया था। और ये जो अभिप्रेरणा के तत्व हैं, ये भी हल के द्वारा दिए गए थे। हल के द्वारा ही जो दिए गए थे, उसी से ये 4 अभिप्रेरणा तत्व निकल के आते हैं। तो भोजन प्राप्ति को आसान बनाना क्या है? सबलीकरण है। और आवश्यकता किसकी थी? भोजन की पड़ी। भोजन की जब आवश्यकता पड़ेगी, तनाव पैदा होगा, तो हमें अंतर्नोद पैदा होगा, और उस अंतर्नोद से क्या होगा? हमें भूख लगेगी, और भूख को हमें क्या करेगी? ड्राइव हमें क्या करेगी? किसी काम को करने पे विवश करेगी, हमें ढूंढने में मजबूर करेगी, और भोजन ढूंढेंगे और मिल जाएगा, और ये ड्राइव शांत हो जाएगी। तो इस तरीके से सबलीकरण में क्या करेंगे? भोजन प्राप्ति को हम आसान बना लेंगे। अब इसके बाद एक चीज आती है कि आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन, इसके बीच संबंध किसने बताया था? आवश्यकता, चालक, या इसी को कहते हैं अंतर्नोद, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, इसके बीच संबंध किसने बताया था? इसके बीच जो संबंध बताया था वो बताया था हिलगार्ड ने। किसने बताया था? हिलगार्ड ने बताया था। किसने बताया था? हिलगार्ड ने बताया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभिप्रेरणा के हल द्वारा बताए गए 4 तत्व देख लिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन का संबंध देखा, जो कि हिलगार्ड ने बताया था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। आप लोगों ने ये शब्द जो है आंतरिक प्रेरणा, कई बार आप लोगों ने ये सीटेट की परीक्षा में सुना होगा। हालांकि हार्लो के नाम से बहुत कभी आया है। ये ज्यादातर आंतरिक प्रेरणा के ऊपर प्रश्न पूछे गए। हार्लो का आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत बहुत कम पूछा गया है। तो जानते हैं क्या है हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। हार्लो ने क्या किया था? हार्लो ने बंदरों के ऊपर एक प्रयोग किया था, और इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था?
वो बंदरों से खेल खिलवाते थे और उनको लास्ट में क्या देते थे, कुछ खाने के लिए देते थे पुरस्कार स्वरूप। तो क्या होता था, वो खाने के लिए शुरुआत में आया करते थे। शुरुआत में क्या था, बंदर खेलने के लिए नहीं आ रहा था, सिर्फ जो भोजन उसको खाने के लिए दिया जा रहा था उसके लिए वो आ रहा था। लेकिन क्या होता है, एक दिन जो हार्लो थे वो इस बात से चौंक जाते हैं परिणाम देखकर कि क्या होता है कि कुछ बंदर हैं जो खेलने तो आ रहे थे पर भोजन जब उनको दिया जा रहा था उस टाइम वो भाग जाते थे। इस बात से ये बहुत चौंक गए क्योंकि ये क्या थे, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इनको लगता था कि वो सिर्फ खाना खाने के लिए आएंगे और तभी वो खेलेंगे, ऐसा नहीं था। और क्या हुआ, तब इनको ये बात पता चली कि भले ही कोई शुरुआत में लालच या पुरस्कार से काम करता हो किंतु बाद में वह क्या होता है, खुद से प्रेरित होकर काम करता है। तो यहां पर एक शब्द आता है आंतरिक प्रेरणा, मतलब खुद से काम कैसे करने लगा, यानी कि जो पहले उसको बाह्य प्रेरणा मिल रही थी, जैसा आप न्यूटन के नियम में भी सुनते होंगे, जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा, कोई वस्तु तब तक विरामावस्था या गति अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो यहां पर क्या हो रहा था, पहले जो था वो बाह्य बल लग रहा था, यानी कि उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा था उस काम के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको कोई प्रोत्साहन देना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप आंतरिक अभिप्रेरणा उसके अंदर जागृत हो गई है और वो स्वतः उस काम को करना चाह रहा है। तो बंदर क्या हो रहा था, आ तो रहे थे लेकिन भोजन नहीं ले रहे थे और वो आंतरिक अभिप्रेरित हो गए थे, इस वजह से वो खेल रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। आइए अब हम लोग देखते हैं हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। हर्ज़बर्ग ने क्या किया, हर्ज़बर्ग ने एक द्विकारक सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया, इस सिद्धांत में इन्होंने 200 अमेरिका के इंजीनियर्स के ऊपर यह प्रयोग किया था। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष यह निकाला कि पैसा हमें चिंता मुक्त बनाता है लेकिन प्रेरित नहीं करता। कैसे, आइए जानते हैं। हम लोग जो पैसा कमाते हैं क्या वो हमारी पहचान बनाता है? सामान्य रूप से देखें तो बना भी सकता है, लेकिन जब इस पूरे सिद्धांत को आप पढ़ लेंगे तो आप ये बात मानने में मजबूर हो जाएंगे कि पैसा जो है वो चिंता मुक्त बना सकता है, हमारी सुख सुविधाएं हमको उपलब्ध करा सकता है, लेकिन हमारी पहचान नहीं बना सकता। पहचान हमारी किससे बनेगी, वो हमारी बनेगी हमारे कर्मों से या इन चीजों से बनेगी। और वही पहचान क्या है, हमको कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूबर है जिसके पास खूब पैसा आ रहा है यूट्यूब से। अब आप उसको आप उससे ज्यादा पैसे दे दीजिए। मान लीजिए उसकी 10 लाख की ग्रोथ है, उसके पास 10 लाख आमदनी की कोई चीज है। किसी ने कोई चीज, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी ने कोई चीज मान लीजिए बनाई, कोई बहुत बढ़िया चीज बनाई जिससे उसका काफी नाम हो गया है। अब आप जाइए तो आप क्या कीजिए, उसको उससे ज्यादा पैसे दे दीजिए उस चीज के, तो क्या वो चीज आपको दे देगा? तो उससे उसकी क्या हो जाएगी, अगर वो दे देता है तो क्या होता है, उसके पास पैसा तो आ जाएगा, उसकी जो स्वास्थ्य है या उसका जो काम चल रहा है उसको धन संपदा आ जाएगी, वो थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा, उसका काम अच्छा चल जाएगा। लेकिन उसकी जो पहचान थी वो क्या हुई, चली जाएगी। अगर उसने मान लीजिए कोई डिवाइस बनाई थी, ऐसी कोई मोबाइल बनाया था बहुत अच्छा, अब अगर वो पैसे में बेच देगा तो क्या होगा, उसकी पहचान तो खो गई ना, अब वह उस चीज के लिए नहीं जाना जाएगा। बिल गेट्स हैं और ये सब है, इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन क्या ये अपनी कंपनी किसी को बेच देंगे? नहीं बेचेंगे, क्योंकि इनकी पहचान किससे है, इनकी पहचान जो है वो इनके प्रोडक्ट से है। तो इसलिए वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे। तो हमें प्रेरित कौन चीज कर रही है? अब बिल गेट्स या अंबानी, बड़े बड़े जो भी नाम है, उन सबको आप देखिए, उनको प्रेरित कर कौन कर रहा है? अपनी पहचान बढ़ाना चाहते हैं। अपने बिजनेस को तो बढ़ा ही रहे, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन पहला क्या है, उनका ब्रांड बने। और ब्रांड हमने आपको बताया था, ब्रांड क्या होता है, गुडविल होती है, यानी कि उनकी पहचान ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो हमें प्रेरित कौन करेगा? हमें प्रेरित करेगी हमारी पहचान। तो पैसा क्या होता है, हमको चिंता मुक्त बना सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। इन्होंने 200 अमेरिका के 200 इंजीनियर्स पर प्रयोग किया था। और ये जो 200 इंजीनियर्स थे, इनकी जो सैलरी थी वो थोड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा सैलरी थी। और तभी तो ये बात पता चली इनको कि ये जो 200 इंजीनियर्स थे वो किस लिए काम कर रहे थे, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, अपनी पहचान के लिए काम कर रहे थे। पैसे के लिए काम, पैसा सेकेंडरी है, वो तो जीविका चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए,
लेकिन प्रमुख क्या था? पहचान। वो अपनी पहचान नहीं खोना चाहेंगे कभी। तो इस तरीके से हम लोगों ने हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत देख लिया है। आइए अब हम लोग देखते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया था अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में? इन्होंने दो पक्ष बताए थे, एक बताया था इरोस, एक बताया था थानोस। थानोस वही समझ लीजिए जो एवेंजर्स पिक्चर में था। तो इरोस क्या है? जीवन मूल इच्छा है, जीवन जीने की इच्छा है। और थानोस क्या है? मृत्यु मूल इच्छा, यानी कि मरने की ओर ले जाने वाली इच्छा है। और एवेंजर्स पिक्चर में थानोस का क्या काम था? दुनिया को नष्ट करना उसका काम था, तो मृत्यु की तरफ ले जा रहा था थानोस। तो इससे समझ सकते हैं। और इरोस का काम क्या है? जीवन मूल इच्छा। इसमें इन्होंने मेन बात क्या बताई कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो कहां जाएगा? वो जीवन जीने की ओर जाएगा। और जब वो असफल होगा तब वो कहां जाएगा? मृत्यु की ओर भागेगा। तो सफलता व्यक्ति को जीवन जीने की ओर ले जाती है एवं असफलता कुंठा से भरकर व्यक्ति को मृत प्राणी के बराबर कर देती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खूब पैसा रुपया है, जिससे आपका अफेयर चल रहा था, उससे शादी के लिए बात तय हो गई है, तो क्या आप कभी मरना चाहेंगे? खूब पैसा है, नौकरी भी लग गई है, जिससे प्यार था उससे शादी भी हो रही है, तो अब क्या होगा? आप कभी मरना चाहेंगे? कभी आप मरना चाहेंगे? नहीं मरेंगे ना। तो आप क्या करेंगे? जीवन जीने की ओर भागेंगे। कौन मरना चाहेगा जब उसके पास नौकरी भी हो, पैसा भी हो और सभी सफलताएं उसके पास हो, माँ बाप भी उसके खुश हो, तो वो कभी आत्महत्या के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो ऐसे में वो क्या करेगा? इरोस की तरफ जाएगा, यानी कि जीवन जीने की ओर जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में लगातार असफलताएं मिलती रहे तो क्या होगा? आप कुंठा से ग्रसित हो जाएंगे कि अरे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, जिससे प्यार था वो भी छोड़ के चली गई असफलता के कारण। तो क्या होगा? तब आप क्या होगा? कुंठा से ग्रसित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो दो पक्ष बताए थे, इरोस और थानोस को। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप लोग इसमें और चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में लाइक करें। धन्यवाद।